बिहार में टूट रहा है एनडीए। पशुपति पारस आज दे रहे हैं इस्तीफा। मोदी सरकार से दे रहे हैं इस्तीफा। कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं नाराज। बिहार की सियासत में नया घमासान मचता दिख रहा है। नई करवट बिहार की सियासत लेती दिख रही है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। बिहार में टूट रहा है एनडीए, पारस देंगे इस्तीफा। और ये जो सियासत है, ये सियासत बिहार में करवट लेती दिख रही है। कुछ हुआ है सीट शेयरिंग के ऐलान के बाद। सीट शेयरिंग जो बिहार में कल हुई, उसके बाद से यह असंतोष फूट पड़ा। और हम आपको ब्रेकिंग खबर के साथ ये बुलेटिन शुरू। और ब्रेकिंग खबर है कि बिहार में टूट रहा है एनडीए। बिहार में एनडीए टूट रहा है। सीट शेयरिंग के बाद घमासान मचा हुआ है। शेयरिंग के बाद एनडीए में घमासान मचा हुआ है। मोदी सरकार से आज इस्तीफा दे सकते हैं पशुपति पारस। मोदी सरकार से आज इस्तीफा दे सकते हैं पशुपति पारस। इंडिया से गठबंधन कर चुनाव लड़ सकते हैं पशुपति। सीट शेयरिंग के बाद से लापता है उपेंद्र कुशवाहा। यह भी बड़ी खबर है बिहार के की सियासत में कि वो फोन भी नहीं उठा रहे हैं, कि ट्रेसेबल नहीं है, किसी से संपर्क में नहीं है। इससे पता चलता है कि वो एनडीए से कितना नाराज हैं। सीट शेयरिंग में पहली बार एनडीए में बीजेपी बड़ा भाई। सीट शेयरिंग में पहली बार ऐसा हुआ है एनडीए में कि बीजेपी बड़ा भाई बनकर उभरी है। यानी 17 सीटों पर बीजेपी लड़ रही है और 16 सीटों पर जेडीयू। अब तक जेडीयू और बीजेपी बराबर बराबर सीटों पर लड़ी है लोकसभा चुनाव। इस बार बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आ गई है। एनडीए में जो सीट शेयरिंग हुई है, बीजेपी 17 सीट, जेडीयू 16 सीट, एलजेपी 5 और हम यानी मांझी जी की पार्टी 1 और कुशवाहा की जी को 1 सीट दी गई है, जिससे उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं। क्या कहें, हमारे साथ जुड़ गए हैं संजीव कौशिक जी। मैं परिचय कराना भूल गया। देश के राजनीतिक विश्लेषक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आप सबका स्वागत करता हूं। तो संजीव कौशिक जी, बिहार की राजनीति में ये अचानक से क्या हो गया? ये प्रेम कुमार जी, निहितार्थ इसके दो हैं। जिस तरह से एनडीए ने अपने टिकटों का बंटवारा किया और भारतीय जनता पार्टी के बारे में आप जैसा बता रहे हैं कि बड़े भाई की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी पहली बार आती हुई दिखाई दे रही है। बराबरी से वो आगे चल रही है। तो जाहिर सी बात है कि अब ये शुरुआत हो गई है और ये शुरुआत बढ़त इसी तरह से बनी रहेगी और लगातार नीतीश कुमार के भी पर कतरे जाएंगे और तमाम उन लोगों के भी पद कतरे जाएंगे जो लोग ये सोच के वहां पे आए थे कि हमको फलने फूलने का मौका मिले। पशुपति पारस की बात हम कर रहे हैं तो वो जितने आत्मविश्वास के साथ, जितने सम्मान के साथ उनको मंत्रालय दिया गया, निश्चित तौर पे उनकी एक अपनी इच्छा हो सकती है और होनी ही चाहिए। जब वो जितने 4 सांसदों के साथ वो एनडीए में जब जुड़ रहे थे और एक तरह से चिराग पासवान को हाशिए पे धकेल दिया था, आज चिराग पासवान को फिर आगे करके उनको पीछे धकेलने का प्रयास किया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की ये रणनीति कि एक को आगे लाइए फिर दूसरे को पीछे धकेल दीजिए, दूसरे का अस्तित्व खत्म कर दीजिए। तो ये शुरुआती दौर से इनकी इस तरह की रणनीति रही है और वो साफ दिखाई दे रहा है। नाराजगी स्वाभाविक रूप से जायज है, क्योंकि पारस जी एक अनुभवी राजनेता है, लंबे समय तक साथ में रहे, लेकिन उन्हें भी इस बात का यकीन नहीं हो पा रहा है। दर्शक भी है पारस जी। पारस जी हमारे एक दर्शक हैं, वो कह रहे हैं पशुपति पारस को इंडिया में लेने से क्या फायदा है? उसके पास कोई वोट बैंक तो नहीं है, इसलिए इंडिया के लिए फायदा नहीं। एक बात बताओ पारस जी, पशुपति पारस जी जो रामविलास पासवान जी की सीट पर चुनाव लड़ते रहे हैं, या हाजीपुर सीट से वो इस बार लड़ना चाह रहे थे, पहले भी सांसद है। तो पशुपति पारस अकेले चुनाव जीत नहीं सकते हैं, ये आप कह सकते हैं, मान सकते हैं। लेकिन जब महागठबंधन में आ जाएंगे तो पशुपति पारस को वहां जीतने से कोई रोक नहीं सकता, ये भी बात तय है। तो पशुपति पारस को इंडिया गठबंधन में लेने से ये होता है कि एनडीए गठबंधन कमजोर होता है और इंडिया गठबंधन को कम से कम 1 लोकसभा सीट और इसके अलावा पासवान वोट में सेंधमारी 2 फायदे होते हैं। जी संजीव कौशिक जी, आप कुछ कहेंगे इस विषय पर? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अकेले वो क्या कर सकते हैं उस पे उनकी ताकत पे प्रश्न आप खड़ा कर सकते हैं, लेकिन पासवान भी जीत नहीं पाएंगे, ऐसी स्थिति है।
हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। इसीलिए मैंने कहा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यदि वो इंडिया गठबंधन में आते हैं तो निश्चित तौर पे दोनों मिल के जुटते हैं, मिल के यदि लड़ते हैं तो एक चीज़ सुनिश्चित हो सकती है। और अभी तो देखना ये है ये कि जो घमासान मचा हुआ है, क्या वाक़ई आज जो क्षण की खबरें आ रही हैं वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह से आउट ऑफ रेंज चले गए हैं, वो कब तक आते हैं, उनका स्टेटमेंट अभी बाकी है। तो घमासान तो ये मचना स्वाभाविक है, लेकिन एक बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से यूज़ एंड थ्रो की स्थिति पैदा की इन दोनों नेताओं के लिए, ये बात बेहद खलती हुई दिखाई देती है इन लोगों के लिए, और ये इसी वजह से बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हैं। हाँ, ये बात सही है कि चिराग पासवान के हिस्से में जो सीटें आई हैं और जिस तरह से उनको उनकी नाराज़गी को कम करने का प्रयास किया गया है, यदि चिराग पासवान बाहर निकलते तो इससे भी ज़्यादा नुकसान करते वो। लेकिन पशुपति पारस भी यदि बाहर निकलते हैं तो ऐसा नहीं है कि इसको इग्नोर किया जा सकता है और कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ये कहना उचित नहीं होगा। तो बिहार की सियासत इसी तरह से करवट लेती रहेगी और आने वाले दिनों में आपको दिखाई देगा कि ये केवल सीटों के समीकरण जितने आसानी से दिखाई दे रहे हैं कि जदयू को आपने कितने दे दिए और भाजपा को इतने दे दिए, क्या मतदाता जो एक दूसरे के ऊपर इतने हावी थे, वो मतदाता एक दूसरे को एक्सेप्ट करने की कंडीशन में है क्या? सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है, क्योंकि इतनी बार दल बदलू सिद्धांतों पर मतदाताओं का दिमाग बनाया हुआ है कि मतदाता के मन में एक अलग गुस्सा पनप रहा है कि ये कौन सी बात हुई कि 2 महीना पहले उसकी शिकायत कर रहे थे, उसकी आलोचना कर रहे थे, 2 महीने के बाद में तारीफ करने लगे, फिर 6 महीने के बाद में उसकी आलोचना करना शुरू कर दिए। तो ये जो मतदाताओं का जो मानसिक उत्पीड़न किया गया है पिछले कुछ वर्षों में, इसकी वजह से मतदाता बेहद नाराज है और ये नाराजगी खास करके नीतीश कुमार के लिए है। नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है कि भारतीय जनता पार्टी के खुद के मतदाता उनसे नाराज है कि वो अभी तक लगातार जिसके बारे में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, उनकी अब तारीफ में सीधे कैसे वो निकालेंगे? किस तरह से वो सामंजस्य बैठा है? कैसे बोलेंगे कि नहीं पिछला नहीं वो सही नहीं बोल रहे थे, ये अब बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। पहले वो काम नहीं कर रहे थे, अब वो काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो असमंजस की स्थिति केवल नीतीश कुमार के इस पाले उस पाले गेंद के जैसे लुढ़कने की वजह से जो स्थिति हुई है, ये बिहार के मतदाता में अलग एक कशमकश पैदा किया है और इसकी वजह से नाराजगी है बिहार के मतदाताओं में। न वो बीजेपी से खुश है और ना ही जनता दल यूनाइटेड से खुश है वो। देखते हैं क्या होता है। जी जी संजीव कौशिक जी, एक बात और है कि बिहार की सियासत को जिस तरीके से बीजेपी ने बांटा है, परिवार परिवार को बांट दिया है, पार्टी पार्टी को बांट दिया है और अपने ही एनडीए को कमजोर किया है। जैसे चिराग पासवान से नीतीश कुमार को हरवाया गया, तो अब चिराग पासवान की का परिवार भी 2 हिस्सों में है और ये पूरा साफ जैसी घोषणा है। पशुपति पारस अब चिराग पासवान को जीतने देंगे नहीं, क्योंकि पशुपति पारस जहां से खड़े होंगे वहां से उनके ही परिवार के सदस्य को लड़ाने का ऐलान कर चुके हैं पशुपति पारस। इसका मतलब यह है कि या तो चिराग पासवान की मां को उनके खिलाफ लड़ाया जाएगा या उनकी बहन को। और माँ और बहन जब हम कहते हैं तो आप समझ लीजिए रामविलास पासवान जी की एक और पत्नी जो पहली पत्नी है, उनके बेटी और उनकी पत्नी की बात की जा रही है। तो इसका मतलब है कि चिराग पासवान का जीतना भी मुश्किल हो जाएगा। जी संजीव कौशिक जी। हाँ, निश्चित तौर पे और ये मैसेज यदि उनकी माँ लड़ती है पहले से, क्या रामकली देवी या क्या नाम थोड़ा सा मिस कर रहे हैं, तो वो यदि लड़ती हैं या उनकी बेटी लड़ती है पहले से ही उनके साथ, ये बात कहा जा रहा है कि भेदभाव क्या जा रहा है वो सार्वजनिक रूप से है कि उनके साथ जिस तरह से भेदभाव किया गया, यदि वो तन के खड़ी हो जाती है तो निश्चित तौर पे चिराग पासवान के लिए ये मुश्किल की घड़ी पड़ने वाली है और आने वाले दिनों में ये साफ दिखाई देगा। हालांकि यदि सच बात हम अपनी विचार के थ्रू यदि हम बताना चाहें तो सच बात यह है कि यदि एनडीए तालमेल बना देता पारस और चिराग पासवान के बीच में, पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच में एक ऐसा समन्वय या सीटों का बंटवारा जो दोनों एक साथ लड़ते, जो संभव नहीं था, दोनों एक साथ लड़ते तो शायद इस तरह की परिस्थितियों से बचा जा सकता था, लेकिन ये परिस्थितियां आनी ही थी। भारतीय जनता पार्टी को किसी न किसी एक खेमे को मजबूत करना ही था और उस खेमे के साथ जाना ही था। यदि वो पारस के साथ जाते तो भी यही स्थिति आती, आज चिराग के साथ जा रहे हैं तो भी यही स्थिति आती। तो उनके लिए ये आसानी नहीं होगा कि किसी एक पार्टी को गटक ले और दूसरे को इग्नोर कर दे, तो वो हलक में अटकना स्वाभाविक है। जी तो क्या लगता है संजीव कौशिक जी कि बीजेपी को जनता नहीं बना रही थी, नंबर 1 बड़ा भाई नहीं बना रही थी, तो बीजेपी ने बड़ा भाई बनने के लिए अपने ही एनडीए कुनबे को तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया और सबकी लकीर छोटी करके अपनी लकीर बड़ी कर ली।
पहली बार तो इस तरह की बात नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी तो लगातार ये काम करती रही है। जितने क्षेत्रीय पार्टी को अपने साथ वो लाई, जिसके साथ वो मिलकर काम की, जिन लोगों ने हाथ बढ़ाया, उसकी स्थिति क्या हुई वो लंबी फहरिस्त है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि पहले वो लाती है प्रेम से अपने साथ एक समन्वय बनाती है, सत्ता में भागीदारी बनाती है और धीरे-धीरे कहानी खत्म कर देती है। फिर उसके मुखिया होते हैं ऐसे ही ढेल मार बने फिरते हैं। तो वो स्थिति सामने दिखाई दे रही है। अब कल्पना कीजिए कि जिस समय पशुपति पारस ने ये कदम उठाया था कि वो चिराग पासवान की उस एलजेपी को तोड़ करके अलग से एक पार्टी बनाते हुए और कहाँ तक कोर्ट तक जाने की बात हो गई थी सिंबल को लेकर के, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उनको तरजीह दिया और जिस तरह से वो मजबूती के साथ आए, क्या उसका सिला यही मिलना चाहिए था? सच तो ये है कि जिस समय वो आए थे उस चीज को, उस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए कम से कम एक सम्मानजनक तरीके से उनको भी कुछ उनके हिस्से के लिए सोचना चाहिए था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की काम करने की शैली यही है। मैं खबर को फिर से ब्रेकिंग के तौर पर पेश कर रहा हूं, जो आज की प्रमुख खबर है और जिस पर हम बुलेटिन चर्चा कर रहे हैं। बिहार में टूट रहा है एनडीए। बिहार में एनडीए टूट रहा है, ये आज की सबसे बड़ी खबर है। और सीट शेयरिंग के बाद ये घमासान मचा है। सीट शेयरिंग का कल ऐलान हुआ था, एनडीए ने ऐलान किया था, उसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर चुनाव लड़ रही थी। उसके बाद से ये घमासान मचा है। मोदी सरकार से आज इस्तीफा दे सकते हैं केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस आज मोदी सरकार से इस्तीफा दे सकते हैं, बड़ी खबर है। और इंडिया से गठबंधन कर चुनाव लड़ने की भी खबर है पशुपति पारस के। इंडिया से गठबंधन करके पशुपति पारस चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा सीट शेयरिंग के बाद से लापता है उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा को सिर्फ एक सीट दी गई है, उसके बाद से वो नाराज है, उनके फोन बंद है, स्विच ऑफ है और वो भी इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं। सीट शेयरिंग में पहली बार एनडीए में बीजेपी बड़ा भाई बनकर सामने है। पहली बार बीजेपी सीट शेयरिंग में बड़ा भाई बनकर सामने है। और एनडीए में जो सीट शेयरिंग हुई है उसके मुताबिक बीजेपी को 17 सीट, जेडीयू को 16 सीट, एलजेपी को 5, हम को 1 और उपेंद्र कुशवाहा को 1 सीट दी गई थी, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा ने एक तरह से बगावत कर दी है और मुकेश सहनी को सीट शेयरिंग में जगह नहीं दी गई है। तो अब मुकेश सहनी भी कर सकते हैं इंडिया से गठबंधन। मुकेश सहनी भी इंडिया से गठबंधन कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखें तो पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी को लेकर इंडिया हो सकता है मजबूत। देखिए संजीव कौशिक जी, इंतजार किया जा रहा था कि एनडीए गठबंधन में क्या होगा, क्योंकि इधर इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग कोई बड़ा मसला नहीं रहा है। तो इसको देखते हुए ये इंतजार किया जा रहा था कि एनडीए में क्या होगा। उधर लालू प्रसाद कमान संभाले हुए हैं और तेजस्वी यादव भी लीड कर रहे हैं पूरी पार्टी को और उनकी पूरी नजर इन सब से रही। और आपको जहां तक कि चिराग पासवान से भी वो संपर्क में थे तेजस्वी यादव, लेकिन चिराग पासवान को बीजेपी ने पसंद किया और पारस पासवान जिनके मंत्रियों को साथ लेकर के एनडीए सरकार चल रही थी, 5 सांसदों का समर्थन था, तो पशुपति पारस को एनडीए ने एक तरह से पीठ में छुरा भोंक दिया और पशुपति पारस का इस्तेमाल किया। इसकी भी सियासत पर हम बात करेंगे, लेकिन तत्काल जो बात वो है कि तेजस्वी यादव बाहर से ही कमान संभाल रहे थे और अब जैसे ही एनडीए में फूट सामने आई है, वो पशुपति पारस को, उपेंद्र कुशवाहा को और मुकेश सहनी को जोड़कर एक जबरदस्त महागठबंधन बनाने की तैयारी करते दिख रहे हैं। जी, जिस तरह से तेजस्वी की निगाहें इन सारे घटनाओं पर तेजी से थी और लगातार वो आवाज कर रहे थे कि क्या स्थिति होने वाली है, ये सब कोई जान रहा था कि दोनों को संतुष्ट करना एक बार भी मुश्किल नहीं है, आसान नहीं है। तेजस्वी और चिराग और पारस को दोनों को बनाना आसान काम नहीं था। निश्चित तौर पे ये बात जेहन में थी इंडिया गठबंधन के लोगों को और तेजस्वी की तो पहली निगाहें हैं, लगातार उनकी कोशिश रही है। वो लगातार जो दिखाई दे रहा है अपने आप में, वो इतना निखर के तेजस्वी पिछले कुछ दिनों में आए हैं, महीनों में, जिस तरह से घटनाक्रम तेजी से बदला है बिहार में, निश्चित तौर पर तेजस्वी मजबूत हुए हैं। और तेजस्वी के जेहन में जिस तरह की राजनीति है, जिस तरह से वो चाह रहे थे कि जो भी उधर से यदि नाराज है किसी वजह से या
सीटों के बंटवारे में यदि कोई उनके साथ गफलत की जा रही है, गड़बड़ी की जा रही है, तो उनको अपने साथ लेने में उनको कोई गुरेज नहीं है। क्योंकि ये इंडिया गठबंधन ही वैसे गठबंधन के तौर पे है जिसमें जो लोग एनडीए गठबंधन से नाराज हैं, गुस्से में है, जिनको हाशिए पे धकेला गया, जिनको इस्तेमाल किया गया, जिनकी नीतियों को बेहतर तरीके से नहीं समझा गया और इस्तेमाल करके फेंक दिया गया, वैसे लोगों के लिए ये निश्चित तौर पे मुफीद एक जगह होगा। वो आएंगे, यदि आ रहे हैं, यदि इस्तीफा आज दे रहे हैं, जो जिस तरह की खबरें आ रही हैं, यदि इस्तीफा दे रहे हैं और वो इंडिया गठबंधन में शामिल होते हैं, तो इंडिया गठबंधन के लिए निश्चित तौर पे एक ताकत बढ़ने वाली बात होगी और आने वाले दिनों में उसका प्रभाव भी दिखेगा। ये बात बिल्कुल सही है कि जहां कहीं से भी यदि चिराग पासवान खड़े होते हैं, यदि उनके सामने यदि इनको इस्तेमाल किया जाता है, पारस जी को इस्तेमाल किया जाता है या उनके दल के लोगों को इस्तेमाल किया जाता है या बाकी जो रणनीति काम करती है जिस तरह से राजनीति में यदि उस तरह से काम किया जाता है, तो उनके लिए बहुत मुश्किल की घड़ी होगी। क्योंकि वोट बैंक दोनों का एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जिनका जो जनाधार है वही जनाधार पारस का भी है और या चिराग पासवान का भी है। तो दोनों एक ही खाने में आते हैं और उसी में से बंटवारा करना है और उसी में से एक दूसरे पर हावी होना है। तो इस परिस्थिति में निश्चित तौर पे पारस जी भारी पड़ेंगे यदि वो अलग से इंडिया गठबंधन में आते हैं तो। और स्वीकार, मेरा मानना भी है कि स्वीकार करना चाहिए, यदि इंडिया गठबंधन की तरफ वो हाथ बढ़ाते हैं तो साहसपूर्ण उनको स्वीकार करना चाहिए और अपने गठबंधन में लाने की कोशिश भी करनी चाहिए। ये बेहतर एक रणनीति हो सकती है। जी प्रेम कुमार जी। संजीव कौशिक जी, हम जी कुछ प्रतिक्रिया लेते हैं। जी अभी तत्काल जो प्रतिक्रिया छूटी हुई है और फिर हम लौटते हैं जो हम दिखा चुके हैं उस पर भी। कैलाश चौधरी जी लिखते हैं, छुटभइये नेताओं को सभी को पता है कि मोदी जी हमारे साथ कभी भी कुछ भी कर सकते हैं और फिर भी दौड़े दौड़े बीजेपी में जाते हैं। होता हाँ यह है कैलाश चौधरी जी, जैसे मैं उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लूं, उपेंद्र कुशवाहा को 1 सीट बीजेपी ने दी है। उपेंद्र कुशवाहा चाहते थे कि कम से कम 3 सीट मिल जाए, 2 सीट मिल जाए, तो जो दूसरी या तीसरी सीट होगी उसको वो बेच देंगे किसी कारोबारी के हाथ में। उससे जो पैसा मिलेगा उससे आधा पैसा बच भी जाएगा और आधा का चुनाव भी लड़ लेंगे। तो ये उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता इस तरीके से चुनाव लड़ते हैं। अब एक ही सीट मिली तो उसका खर्चा कहां से लाएंगे, वो भाग गए, रूठ गए जाकर के। ये बिहार की सच्ची है, काली तस्वीर है और इस वजह से ऐसी चीजें देखने को मिलती है। मुकेश सहनी भी लड़ेंगे तो खर्चा मांगेंगे बीजेपी से ही। इस तरीके से बिहार की सियासत है। पार्थ प्रतिम बज बरुआ लिखते हैं, आने वाले समय में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सबसे बड़े नेता होकर भारत को संभालेंगे। गुजरात में आप कांग्रेस का गठबंधन होना चाहिए क्योंकि बीजेपी का वोट सिर्फ आप पार्टी गुजरात में काट सकते हैं। गठबंधन आप कह रहे हैं कि गुजरात में आप कांग्रेस का गठबंधन होना चाहिए क्योंकि बीजेपी का वोट सिर्फ आप पार्टी गुजरात में काट सकते हैं। दोनों परस्पर विरोधी बातें दिख रही हैं मुझे। गठबंधन होना चाहिए और आप बीजेपी का वोट काट सकते हैं, दोनों परस्पर विरोधी बातें हैं। राधे सिंह लिख रहे हैं, विपक्ष के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने पूरी ताकत झोंक दी है, आगे राम जाने। उच्चतम न्यायालय बोलिए। हाँ, राजकुमार राय जी लिख रहे हैं, शाही को खत्म किया, पारस को खत्म किया, अब जेडीयू को निगल जाएगा मोदी। साहनी को खत्म किया, क्षमा कीजिए, साहनी को खत्म किया, पारस को खत्म किया, अब जेडीयू को निकल जाएगा मोदी। ये बहुत बड़ा कमेंट कर रहे थे राजकुमार जी। भारती जी लिख रहे हैं, नीतीश कुमार जी खुद लायबिलिटी बन गए हैं। बिल्कुल सही बात है। राजकुमार राय जी लिख रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा भूल गए क्या बीजेपी की मार। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं सारे। उपेंद्र कुशवाहा को पिछले बार भी एनडीए से निकलना पड़ा था लोकसभा चुनाव में। ताजमुल हुसैन लिख रहे हैं कि 4 जून को खुलेगी नफरत का बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलेगी, ऐसा कह रहे हैं। और भी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हैं, मैं लेता हूं। पारस जी लिख रहे हैं, प्रेम जी मुकेश साहनी इंडिया से चुनाव लड़ सकते हैं, उनका भी फोन नॉट रीचेबल है। बिल्कुल आप सही खबर दे रहे हैं। कैलाश चौधरी जी लिख रहे हैं, बीजेपी ने इनको पेपर नैपकिन की तरह यूज करो और फेंको किया है। प्रभाष ब्लॉग्स लिख रहे हैं, आरजेडी नीतीश चिराग के साथ कैसे सामंजस्य बैठा पाएंगे। हित नारायण जी लिख रहे हैं इसी तरीके से, the BJP seat in the northeast will be reduced by 50% this time. There is a lot of resentment among the people about the work of Himanta Biswa Sharma
हेमंता बिश्वा शर्मा से बहुत नाराजगी है। बीजेपी की 50% सीटें कम हो सकती है नॉर्थ ईस्ट में। पारस कह रहे हैं चिराग पासवान ने एनडीए में जाकर अपनी 5 सीटें दांव पर लगा दी, क्योंकि नीतीश कुमार कुछ भी खेल कर सकते हैं। 5 सीट में चिराग मॉडल से नाराज नीतीश कुमार 2020 में नीतीश की सीटें घटाई, वैसे ही चिराग की भी घट जाएंगी। भारती जी लिख रहे हैं कि पारस को आरजेडी में विलय कर लेना चाहिए। इसी तरीके से गोविंद कुमार राय आरजेडी का लिख रहे हैं। शौर्य क्लाउड लिख रहे हैं ओपिनियन पोल में बीजेपी को 200 से कम लोकसभा सीट मिलने की संभावना है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। शौर्य क्लाउड लिख रहे हैं बीजेपी की हार का कारण लोग बता रहे हैं इन 10 सालों में मोदी को का बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम न करना, जनता का पैसा मंदिरों में लुटाना और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना। भारती लिख रहे हैं बीजेपी के साथ जो भी गया समय आने उसी को निकल गई, समय आने पर उसी को निकल गई। इसी तरह से चिराग और पशुपति दोनों मौका परस्त लोग हैं, जनता को चाहिए कि वो इन दोनों को चुनाव में सबक सिखाने का काम करें। कैलाश चौधरी लिख रहे हैं एक लिख रहे हैं असली एनडीए तो बीजेपी, बीएसपी, एआईएमआईएम है, वोट करके जीतने का जुगाड़, वोट काट करके। 4 जून को खुलेगी नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान। तो इस तरीके से प्रतिक्रियाओं का क्रम आना जारी है, हम प्रतिक्रियाएं दिखाते रहेंगे। और एक और है मेरा अनुरोध सब देशवासियों से है, धर्म के नाम पर वोट ना दो, सेव इंडिया सेव डेमोक्रेसी। जीएसटी गपशप लिख रहे हैं नमस्कार, आपको भी नमस्कार। एक लिख रहे हैं 4 जून को गोदी मीडिया का आखिरी रोना होगा। इंतजार है कि जयंत चौधरी का नंबर कब आएगा, ये भी इंतजार कर रहे हैं लोग। तो संजीव कौशिक जी, हमारे दर्शकों के सवालों में एक सवाल इम्पोर्टेंट, कई सवाल पहला एक सवाल लेकर आता हूं आपके पास कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार एक साथ चुनाव लड़े, ये लगता है कि लड़ सकेंगे? चिराग नीतीश को हराने का काम करेंगे, नीतीश चिराग को हराने का काम करेंगे, तो एनडीए तो कमजोर नहीं महाकमजोर हो गया है। ये दर्शक के सवाल को हमने भी नोटिस किया कि उन्होंने लिखा कि कैसे दोनों आपसी तालमेल या सामंजस्य बैठा पाएंगे इलेक्शन के समय। ये लाख टके का प्रश्न है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बारे में खूब जानते हैं कि किस तरह से पिछले कुछ वर्षों में तल्खियां बढ़ी है दोनों के बीच में, और किस तरह से एक दूसरे पर वो हमलावर रहे हैं, एक दूसरे की नीतियों के खिलाफ हो रहे हैं, और एक दूसरे को खत्म करने की बात वो लगातार करते रहे हैं कि हम आपको खत्म कर देंगे। नीतीश ने कभी कुछ बोला तो नहीं, लेकिन नीतीश कुमार सारी बात समझ रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उनका इस्तेमाल किया जदयू की ताकत को कम करने के लिए, और लगातार जदयू का पर्क करते रहे वो चिराग पासवान के थ्रू। तो इस बार क्या सचमुच में दिल से चिराग पासवान के साथ नीतीश कुमार होंगे या अंदर खाने में कुछ खेल नहीं करेंगे? हमें लगता है कि ऐसा बिल्कुल संभव नहीं होता। राजनीति में सारे लोग सारी बात समझते हैं, और ये बात दिमाग में है कि किसी भी कंडीशन में चिराग पासवान को वो आगे नहीं निकलने देंगे। उनकी पूरी कोशिश रहेगी। अब किस तरह से वो रणनीति बनाते हैं, क्या करते हैं, वो आने वाले दिनों में दिखेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो सारी चीजों को भुला करके एक ऐसे पार्टी को मटिया मेट कर देने की बात जो करे। जो आदमी भ्रष्टाचार की गंगा बताया, जो आदमी सबसे ज्यादा नकारा बताया जिस व्यक्ति को, मुख्यमंत्री को, जो आदमी कहे कि इसके वजह से बिहार शर्मसार हो रहा है, आपको याद होगा कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने विधानसभा में वो एक स्टेटमेंट दिया था जिसकी वजह से सारे लोग कह रहे थे कि शर्मसार हो रहा है हिंदुस्तान। उस वक्त तेजस्वी ने नीतीश कुमार का स्टैंड लिया था, लेकिन चिराग ने नहीं लिया था। चिराग पासवान तो और हमलावर की उस परिस्थिति में। तो चिराग पासवान कहीं कोई मौका उन्होंने नहीं चुका है, और ये बात सारे लोग जानते हैं। नीतीश कुमार को भी ये बात सारी बात पता है। नीतीश कुमार उसका हिसाब किताब कहीं ना कहीं वो करेंगे। एक राजनेता, एक चतुर राजनेता के तौर पे तो है ही, भले उनकी क्रेडिबिलिटी जो भी हो, लेकिन वो चतुराई करने में कहीं कोई कमी नहीं करते। जी, ये बात साफ नहीं लगती है, कई कारण से थोड़ा देख करके इसको एनालाइज करते हैं कि नीतीश कुमार का वोट बैंक पहले के मुकाबले आधा रह गया है, ऐसा सर्वे कर रहे हैं, सर्वेयर कर रहे हैं कि 15-16% नहीं 7 से 8% रह गया है। यानी ताकत नीतीश कुमार की आधी हो गई, लेकिन सीट पूरी दी गई है, 16 सीट लड़ने दी गई है। तो आप तो 8 सीट तो मोटे तौर पर लमसम तो आधी, अगर आपका जनमत ही आधा हो गया तो आधी सीटें तो ऐसे ही गई, 8 सीट का नुकसान तो ऐसे ही हो गया। इसके बाद चिराग पासवान की पार्टी को आपने 2 हिस्सों में बांट दिया, उनकी भी ताकत आधी हो गई, तो 5 में तो 2.5-3 सीट तो ऐसे ही गए, यानी 8 से 10-11 हो गया। अब उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को हराएंगे तो और 2-2 1-1 सीट घटेंगे, तो ये लोग तो शून्य पर आ जाएंगे। मतलब तो जो नीतीश कुमार के पास सीटें हैं, जो चिराग पासवान के पास सीटें हैं, ये लोग तो जीतने की क्षमता ही नहीं रखते।
ये स्थिति में आ गए हैं जी। तो ये विश्लेषण तो यही बता रहा है, परिस्थितियां जो बनती हुई दिखाई दे रही है वो यही परिस्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही है कि जिस सीट को बचाने के लिए नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा दोबारा, और इतना बड़ा कलंक का टीका लेकर के वो पुनः एक बार मुख्यमंत्री बने, कि एक ही विधानसभा के कार्यकाल में तीसरी बार मुख्यमंत्री का शपथ लेने वाला जो रिकॉर्ड बनाया उन्होंने, क्षण भर में इधर से उधर और उधर से इधर करने वाले, तो उसका खामियाजा तो उनको भुगतना ही पड़ेगा। जिन सीटों को बचाने के लिए, जिन सीटों के प्रेशर में वो गए थे वहां पे, यदि उन सीटों को भी बचा नहीं पाए, यदि उन सीटों पर भी उनकी हार सुनिश्चित होती हुई दिखाई दे रही है, तो हमको लगता है कि नीतीश कुमार सचमुच में जो बात कही जा रही है कि वो अपने राजनीतिक करियर के आखिरी दौर में है, तो वो सामने दिखाई दे रहा है, ढलान पे है वो। और संजीव कौशिक जी इस पॉइंट को भी जोड़िए, नीतीश विल प्रूव पुअर लिंक दिस टाइम, ही गॉट he may not get minority votes. माइनॉरिटी वोट्स तो नीतीश कुमार को ऐसे भी मिलने नहीं जा रहे हैं इस बार। आप देखिए वो जितना मुस्लिम बहुल इलाका है वो सीटें नीतीश कुमार को दे दी गई गठबंधन में। बीजेपी की तो हिम्मत नहीं है वहां चुनाव लड़ने की, उन्होंने दे दी है नीतीश कुमार को। अब माइनॉरिटीज वोट नीतीश कुमार को मिलने ही नहीं जा रहे। तो ये तीन जो फैक्टर हो गए, एक तो उनकी ताकत आदि हो गई, दूसरा मुसलमान उनको वोट नहीं करेगा, तीसरा चिराग पासवान उनको हराने में लगे हुए हैं। तो ये सारे फैक्टर देख के नीतीश कुमार की 16 सीट तो एनडीए ने ऐसे ही गंवा दी। जानबूझ करके कल सीटों के बंटवारा के समय हम भी इस चीज को देख रहे थे कि पूर्वांचल की सीटों को जिस तरह से किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, उनको पूर्वांचल के सीटों से लड़ने की बात जो कही गई, जदयू को जो सीटें दी गई, सारे सुरक्षित सीट भारतीय जनता पार्टी ने अपने खेमे में रखा है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर या फिर जो आसपास की सीटें हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, और जहां भारतीय जनता पार्टी को लगता है, अब नीतीश को तो परीक्षा देना ही था, नीतीश बाबू को परीक्षा देना ही था कि सचमुच में आपका जलवा कायम है या कहानी खत्म हो गई। ऐसे ही आप इधर से इधर चले आए, फिर इधर से उधर चले जाएंगे, अभी भी कोई संभावना ही नहीं है। देखते रहेंगे, हो सकता है कि विधानसभा तक फिर एक बार करवट बदलने का प्रयास करेंगे, लेकिन कहानी इसी पे खत्म हो जाएगी उनकी। एक बार लोगों को ये बात समझ में आ चुकी है कि नीतीश कुमार जो विश्वसनीयता, जिसको इतना बड़ा कद, जो जिस व्यक्ति को देश के प्रधानमंत्री के बराबरी का कद दिया जा रहा था और देखा जा रहा था, उस आदमी ने ऐसे पलटी मारी कि सब कुछ मटिया मेट कर दिया। न केवल अपना मटिया मेट कर लिया, बल्कि अपने ही जनता के, अपने ही वोटरों की नजर में अपने वजूद को भी खत्म कर दिया। ये खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। राजनेता यदि अपना भरोसा खो दे, अपनी विश्वसनीयता खो दे, राजनेता को लोग इस नजर से देखें कि पता नहीं ये कब कहां कैसे चला जाएगा। एक स्टैंड तो लेना चाहिए, एक स्टैंड तो होता ही है। तो ये नीतीश कुमार ने खोया है पिछले कुछ महीनों में, और उसका खामियाजा नीतीश कुमार को भुगतना पड़ेगा। और जो समीकरण सामने दिखाई दे रहा है, जिसको बचाने के लिए वो उधर गए, वो भी बचता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जी प्रेम कुमार जी। और एक बात और है संजीव कौशिक जी, कि एनडीए के बीच सब कुछ अब भी ठीक नहीं चल रहा है। हुआ ये कि नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि चिराग पासवान को तवज्जो दी जाए, वो फेवर कर रहे थे पारस जी का। उन्हीं के वजह से पारस यानी एनडीए में मंत्री भी बने और सब कुछ हुआ। इस भूमिका को भी सब लोग जानते हैं। और चिराग पासवान को उन्होंने एनडीए में कमजोर किया, ये भी सब जानते हैं। अभी बेगूसराय की जो रैली हुई थी, जिसमें नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार साथ दिखे थे, चिराग पासवान नहीं गए थे, पारस भी मंच पर थे। उसके बाद नीतीश कुमार विदेश गए। अब विदेश से लौटे हैं तो सारा सीन बदल गया। बीजेपी ने चिराग पासवान को सटा लिया, पारस को दूर कर दिया। उसके बाद से यह हाल हो गया संजीव कौशिक जी, नीतीश कुमार ने तो बाहर में बाइट देना बंद कर दिया, बात करना बंद कर दिया। अब भी किसी से बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि सीट शेयरिंग हो गई, कोई रास्ता भी नहीं है, सीट शेयरिंग हो गई, लेकिन नीतीश कुमार खासे नाराज हैं कि उनसे पूछे बगैर गठबंधन में इतना बड़ा चेंज कैसे हो गया, चिराग पासवान को आप पारस की जगह कैसे तवज्जो दिए। तो ये जो फूट है एनडीए गठबंधन के भीतर, इससे बीजेपी को क्या कोई फायदा होगा? बीजेपी को जो 17 सीटों पे लड़ रही है, अपने दम पर तो कुछ ही सीटें हैं जो बीजेपी जीत सकती है, बाकी जगह उसको समर्थन चाहिए। तो क्या लगता है, ये फायदा होगा कि देखिए कुमार जी, बीजेपी वोट के मामले में बिल्कुल स्पष्ट रूप से चलती है। उसको पता है कि इन सब चीजों पे, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, जहाँ पे उनकी अच्छी खासी सीटें हैं, उनके सहयोगी दलों के आधार पर वहां खतरा है।
ये बात उनको जानकारी है, इसीलिए लगातार देश के प्रधानमंत्री जी भी दक्षिण का यात्रा कर रहे हैं और वहाँ पैठ बनाने की जुगत कर रहे हैं, या उन जगहों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जहाँ से उनको सीटें नई सीटें मिलने की संभावना है। जिन जगहों पे पहले से वो मजबूत थे, उनको पता है कि यहाँ की स्थिति क्या है, जनता के मन में क्या विचार चल रहा है और जिसके साथ लड़ रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या सोचता है और उसकी छवि कैसी है। तो वो एकदम क्लियर है इस बात को लेकर के, वो 400 पार नहीं कहेंगे तो फिर 400 पार भी नहीं, सरकार भी बनाने की बात नहीं होगी, तो वो जो हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो जानते हैं कि इस बात का मतलब क्या है। कई बार एक वरिष्ठ पत्रकार के सामने जब बातचीत हो रही थी तो हमने वो इंटरव्यू देखा कि देश के गृह मंत्री से पूछा गया कि आखिर 370 क्यों? 370 की बात हो रही है तो 370 क्यों? तो वो बोल रहे हैं कि 370 हमने हटाया इस। तो ये तो कोई लॉजिक है ही नहीं, वो केवल हवा बनाने की बात है, इसका कोई आधार नहीं है कि 370 क्यों पार करेंगे, 400 कैसे पार करेंगे। उन्हें पता है कि यदि फिर दोबारा पुनः सत्ता में आना है तो जो सीटें पहले से हमारे पास है, उन सीटों में से बहुत सारे सीट माइनस हो रहे हैं और इसी तरह की रणनीति की वजह से, उनके गलत नीतियों की वजह से या लोगों के गुस्सा की वजह से, तो वो नए सीटों के जुगत में लगातार कोशिश कर रहे हैं। अब नए जगह पे जिधर वो जा रहे हैं, क्या वहां पे उनके लिए संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है? वहां कनेक्टिविटी है क्या? उस तरह के जो हिंदी पट्टी के मतदाता जैसे हैं, क्या वहां पे उस तरह के मतदाता है? तो जमीन आसमान का अंतर दिखाई देता है उन मतदाताओं में और हिंदी पट्टी के मतदाताओं में। तो हिंदी पट्टी के मतदाता जहां उनको एक तरह से इग्नोर कर रहे हैं, दक्षिण में तो ऑलरेडी उनको देख करके इग्नोर करना शुरू कर देगा। तो ये बहुत मुश्किल की घड़ी है, भले वो हवा बनाने का प्रयास करते रहे, कहते रहे कि चारों तरफ से जय जय हो रहा है और इस बार सबसे ज्यादा बहुमत के साथ हम आ रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जिस बहुमत की बात कर रहे हैं, जिस आंकड़े की बात कर रहे हैं, उस आंकड़ों की इर्द गिर्द भी कहीं जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, मीडिया में अब उनकी पहुंच है, पैठ है, तो मीडिया अपने तरीके से परिभाषित कर रहा है, लगातार दिखाने का प्रयास कर रहा है। जो हवा बना सकता है वो तो बनाएगा ही बनाएगा भारतीय जनता पार्टी। जी प्रेम कुमार जी, संजीव कौशिक जी, हमारे दर्शक डार्क आवर्स लिख रहे हैं कि कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन टूटने वाला है, थोड़ा उससे भी देख लें, कल बैठक नहीं हो। तो कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन आज से है। कांग्रेस मिट गई लेकिन गठबंधन नहीं मिटा। ये हो गया ना, कांग्रेस का एक तरफा प्यार रहा है आरजेडी के लिए, तो आज भी वो हटने कटने वाला नहीं है। तो आज ये तो मतलब ऐसे ही कल्पोल कल्पित बातें हैं, लेकिन कल बैठक नहीं हुई तो इसकी वजह ये थी कि एनडीए की जो घोषणा होने वाली थी, इसके बाद जो इसमें उथल पुथल मच रही है, तो इसको देख करके थोड़ा और एनालाइज कर लिया जाए कि अगर पशुपति पारस को जोड़ना है, मुकेश सैनी को जोड़ना है, उपेंद्र कुशवाहा को जोड़ना है, तो थोड़ा सा गठबंधन में रीशफलिंग होगा। इसके लिए रोक लिया गया है, चेक कर लिया गया है और उम्मीदवारों के नाम भी सामने नहीं आए। एक और प्रश्न है संजीव कौशिक जी, आपसे करता हूं कि ये जो गठबंधन टूटा है एनडीए का, तो उसमें जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, हमारे दर्शक कह रहे हैं कि इनका तो कोई वजूद ही नहीं है। जब नीतीश कुमार का वजूद नहीं है तो तेजस्वी नहीं, चिराग पासवान और पशुपति पारस का क्या वजूद है? इस पर आप थोड़ा सा बताइए, क्या वाकई वजूद नहीं है, या इनको गठबंधन में लेना इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो मारामारी क्यों करती बीजेपी? तो है नहीं कि 5 सीट यूं ही प्रेम कुमार जी, अभी हमने इसीलिए कहा कि भारतीय जनता पार्टी जितने आत्मविश्वास के साथ वो आंकड़े बता रही है, उन आंकड़ों में कोई सच्चाई नहीं है। यदि उन आंकड़ों में सच्चाई होती तो जैसे छोटे छोटे दल जो एक एक सीटों के लिए आंख दिखा रही है और एक एक सीटों की वजह से जो बाहर जाने का प्रयास कर रहे हैं और वो जिस तरह से नाराजगी दिखा रहे हैं, जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की वापसी यदि सुनिश्चित होती अपने बदौलत, तो इन सीटों पर या इन जगहों पर इनको तवज्जो नहीं देती। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक एक सीट बहुत महत्वपूर्ण हो गया है आज को। वो जो कह रहे हैं 400 पार, फिर मैं दोहराऊं कि 400। बिहार के पत्रकारों को सुनिए, उनको पता नहीं है कि संजीव कौशिक जी बिहार के शेरे बिहार हैं, उनको पता ही नहीं है। नहीं, दर्शक अपना समझ, दर्शकों की अपनी एक समझ है और उसके हिसाब से वो अपनी बात तो रखेंगे ही, जाहिर सी बात है। स्वागत है उनके भी विचारों का। बिहार के पत्रकारों को भी हम सुन रहे हैं और देख रहे हैं, बहुत नजदीक से सुन रहे हैं, लेकिन तमाम चीजें क्लियर तब होंगी जब रिजल्ट सामने आपके आएंगे। हम लोग बैठ के विश्लेषण कर रहे हैं, हो सकता है कि हम कल गलत साबित हो जाए और ऐसा भी हो सकता है कि हमारे सारे विश्लेषण पे आप वाही करें कि नहीं आपने सही कहा। तो ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल जो दिखाई दे रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। समझ, पकड़ और पहुंच
अपने अपने तरीके से होते हैं और केवल बैठकर हवाई बातें हमारे हवा बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हवा तो वो मुख्य धारा की मीडिया जो सुबह से लेकर शाम तक लगातार खबरों की प्राथमिकता क्या तय की जाए, किस तरह से हवा बनाई जाए, वो सामने आपको दिखाई दे रहा है। तो हम तो आपसे बातचीत करते हैं, हम बैठ करके हम लोग अपनी राय विचार रखते हैं और आपके राय विचार को भी हम लोग सुनने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो दिख रहा है उसके आधार पर बिहार के जब पत्रकारिता की बात आती है, बिहार के पत्रकारों, तो बिहार में चूंकि जातिवाद बहुत ज्यादा है, चाहे मीडिया हाउस में चले जाइए, चाहे कहीं भी चले जाइए, तो वो विश्लेषण में भी परिलक्षित होता है। अगर फॉरवर्ड कास्ट का अगर हो गया विश्लेषक, ज्यादातर विश्लेषक वैसे ही हैं, तो बिहार की माटी जो है उसको फॉरवर्ड से हिलने ही नहीं देती है। अब बैकवर्ड कास्ट का हो गया, ओबीसी का हो गया, दलित से तो पत्रकारिता में कोई दिखते ही नहीं है, ओबीसी से जरूर दिखते हैं, तो उनका रुख एकदम अलग हो जाता है। तो बिहार के पत्रकारों को थोड़ा क्रिटिकल नजरिए से देखना भी जरूरी है कि वो जो बोल रहे हैं वो कितने ईमानदार रहे हैं जातिगत भावना से ऊपर उठकर बोलने में। जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण कह रहे हैं आप। कुल मिला के बिहार की राजनीति जो करवट लेती हुई दिखाई दे रही है, निश्चित तौर पे निगाहें विपक्षी पार्टी या इंडिया गठबंधन की उस पर पहली निगाहें हैं। यदि ऐसा कुछ घटना होता है और उससे निकलते हैं, पारस निकलते हैं, निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन में वो जाएँगे और मजबूती के साथ जाएँगे। हाँ, ये भी सही है कि यदि वो जाते हैं, तो इसे आसानी से भारतीय जनता पार्टी भी नहीं पचा पाएगी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की भी पूरी कोशिश रहेगी कि वो किसी भी कीमत पर इंडिया गठबंधन को ना छोड़े। लेकिन कोई भी राजनेता अपने भविष्य के बारे में सोचता है, आने वाले दिनों के बारे में सोचता है। आज जिसको आप केंद्रीय मंत्री बना के बैठाए हैं, कल यदि उसे एक भी सीट ही नहीं देते हैं, तो फिर वो लड़ेगा क्या? क्या वाक़ई आप राज्यपाल बना देने के भर से वो आदमी खुश हो जाए या फिर आगे के लिए नहीं सोचे अपने पार्टी जो इतना बड़ा रिस्क कवर करके अपने ही परिवार में बगावत करके जो व्यक्ति ने अपनी पार्टी का गठन किया, कोर्ट तक जाने की नौबत आ गई, वो इतनी आसानी से हार मान लेगा? हमें नहीं लगता कि वो मान लेगा। तो निश्चित तौर पे ये एक बड़ी संकट की घड़ी रहेगी और भारतीय जनता पार्टी अपने लगातार मैं ये बात कहता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल लोकसभा में अपने फायदे को लेकर के इस तरह से कदम बढ़ाने का प्रयास और नीतीश कुमार को भी अपने खेमे में लाने का प्रयास की है। लेकिन क्या उनके इन रणनीतियों से उनको सफलता मिलती है, यह भी लाख टके का प्रश्न है। क्योंकि जो सामने दिखाई दे रहा है, जो समीकरण दिखाई दे रहा है, नीतीश का गिरता हुआ ग्राफ दिखाई दे रहा है, इस तरह की घटनाओं से तेजस्वी का कद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन को जिस तरह से वो एक साथ एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार नाकामियों के बारे में बात कर रहे हैं, लगातार केंद्र की योजनाओं के बारे में लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार केंद्र की विफलताओं के बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं, किस योजना से कैसे आपको लूटा गया। तो वो सारी चीजें जो पोल पट्टी खोलने वाली बात है। और उसके साथ-साथ राहुल गांधी का एक अलग चेहरा। राहुल गांधी ने पिछले दिनों की जिस तरह से यात्राएं की हैं और जिस तरह से लगातार वो इंडिया गठबंधन के जितनी भी कमियां रही हैं उस पर प्रकाश डाला है और लोगों के साथ कनेक्टिविटी उनकी बढ़ी है। एक इंडिया गठबंधन के मजबूत नेतृत्व के तौर पे निश्चित तौर पे उसका भी प्रभाव रहेगा। तो बिहार इस बार जिस मनसे से नीतीश कुमार ने पाला बदला है, वो मनसा बिल्कुल उस पे पानी गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। देखना होगा आगे क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी के तो मैं कई बार संजीव कौशिक जी कि बिहार में एक जाति है भूमिहार, और भूमिहार आमतौर पर बीजेपी के साथ रही है पिछले कुछ समय से। इस बार मंत्रिपरिषद में जो फेरबदल हुआ उसमें भूमिहारों को तवज्जो नहीं दी गई, और तेजस्वी यादव जब से राजनीति करने खड़े हुए हैं उन्होंने माई बाप जो लगाया है, और इससे पहले उन्होंने भूमिहारों को भी जोड़ने का प्रयास किया था। तो उसको देखते हुए आपको क्या लगता है, अगर भूमिहार जाति थोड़ा बहुत भी अगर शिफ्ट हो बीजेपी से, जिसके पूरे आसार हैं, तो चुनावी सियासत में बड़ा फर्क दिख सकता है? ठीक है, तेजस्वी की लगातार ये कोशिश रही है कि जो उनके लिए नेगेटिव पॉइंट्स रहे हैं, जिन वजह से वो पीछे हटे हैं, जिन वजह से उनका कुछ वोट बैंक कम हुआ है या जो भारतीय जनता पार्टी के में गए हैं, तेजस्वी की पूरी कोशिश है कि उस वोट बैंक को पुनः अपनी तरफ लाया जाए। उनको जानकारी है कि ये वर्ग भले छोटा है लेकिन बहुत समृद्ध वर्ग है, बहुत समझदार है। ये इस वर्ग में या इस जाति की बात करें तो इस सबसे बड़ी खासियत है कि वो चाय के टपरी से लेकर सदन के बीच तक में अपनी उपस्थिति रखते हैं, बहुत बेहतर तरीके से अपनी बात रखने की क्षमता रखते हैं, लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, वाचाल है,
चुप्पी साधने वाले नहीं हैं, उनकी अपनी एक पहुँच है, धमक है, हनक है और लोगों के लिए एक अलग सोच भी है। ऐसा नहीं है कि यदि वो मजबूत है तो केवल सामंतवादी विचारधारा की वजह से मजबूत है वो। वो मजबूत इसलिए है चूँकि उन सारे लोगों को मिलाकर के चलने की बात वो कर रहे हैं। उन सबको तरजीह शुरू से ही उन्होंने दिया है। तो ये यदि वर्ग जो किसी कारणवश भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ है, वो यदि तेजस्वी सफल हो जाते हैं, जिस तरह से वो लगातार उनकी कोशिश रही है कि ये वर्ग हमारे साथ आ जाए, ये वर्ग यदि उनके साथ में आ जाता है, तो निश्चित तौर पे एक अलग रंग तो दिखेगा ही। यही कारण है कि अखिलेश प्रसाद सिंह जहानाबाद छोड़ करके मोतिहारी से आके चुनाव लड़ते हैं इसी समीकरण की वजह से और ये समीकरण वहाँ पे फलीभूत होता हुआ भी दिखाई देता है। कई बार हमने देखा है कि जिस तरह से लोगों ने मैं ये बात कह रहा था संजीव जी, कौशिक जी कि आपको ध्यान होगा कि गिरिराज सिंह जो भूमिहार नेता हैं और उनको बेगूसराय जो जहां भूमिहारों की अच्छी आबादी है वहां पर भूमिहार नेता को जो मंत्री हैं कद्दावर हैं उनको किस तरीके से विरोध का सामना करना पड़ा है ये बात अपने आप में महत्वपूर्ण है कि भूमिहार खिसक रहा है बीजेपी से या खिसक चुका है। उसका उसका कारण भी है कि आप जिस जाति के तरफ से या प्रतिनिधि के तौर पर या आपको जो जो समझ के आपको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है, जो आपके इलाके के लोग आप पे भरोसा करते हैं, क्या वाक़ई उनकी स्थिति बेहतर है या उनके बारे में आपने कुछ सोचा है, विचार किया है, उनको जोड़ने का प्रयास किया है क्या? केवल आपको नाम के वजह से जोड़ दिया जाए और आप अपने समाज के लिए कुछ नहीं करने को तैयार हैं और लगातार अपने आप को सुपर बॉस के जैसे पेश कर रहे हो, तो ज़ाहिर-सी बात है कि अपने लोग नाराज़ होंगे ही होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी में और सच सच बात तो ये है कि किस मंत्री की चलती है भारतीय जनता पार्टी में? किसी मंत्री की चलती हो तो बताएँ आप। 2 लोगों की चलती है, जब चाहे, जैसे चाहे, जिसको उठा दिया, बैठा दिया, इधर रहे, उधर रहे। ये हाथी के दिखाने के दाँत है, किसी काम के नहीं है ये। जिनको भी मंत्रिमंडल में शामिल की जाती है, बहुत बड़ा कद देखा जाता है। वो कद का क्या करते हैं, वो कई बार जगह-जगह पर दिख गया है कि उनकी हैसियत क्या रही है, भारतीय जनता पार्टी के साथ। जी तो मैं वो एक सामने जी, प्रतिक्रिया लेना चाहता हूँ। डी कुमार लिखते हैं कि अब नीतीश कुमार जी से पूछो कि नैतिकता कहाँ गई क्योंकि बोलते थे भ्रष्टाचार के साथ नहीं रहते। अब तो बीजेपी का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार खुल गया है तो अब क्या इस्तीफा देंगे? ये नीतीश कुमार जी से पूछ रहे हैं। भाई हम क्या बोले आपको डी कुमार जी, ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के कारण ही इस्तीफा देने के लिए ही राजनीति करने आए हैं क्या? आप भी कैसा सवाल पूछते हैं? अब वो बोलते हैं जब बदलना होता है, बीजेपी में जाना होता है तो भ्रष्टाचार मुद्दा होता है, बीजेपी छोड़ना होता है तो सांप्रदायिकता मुद्दा होता है, उनकी तो पॉलिटिक्स रही है। तो आप तो सीरियसली ले लिए नीतीश कुमार को। चलिए डार्क आवर्स भी ले रहे हैं, कह रहे हैं कि पशुपति पारस का प्रभाव केवल हाजीपुर सीट पर है क्योंकि वो उनकी पारिवारिक सीट है, इसके अलावा ना वो कोई रैली या बैठक कर रहे हैं, ज्यादा मेहनत चिराग कर रहे हैं। बात आपकी बिल्कुल सही है कि पशुपति पारस का प्रभाव जो अपनी सीट पर है, लेकिन पशुपति पारस ने के साथ और जो बाकी सांसद हैं, प्रिंस का भी तो कुछ प्रभाव है भाई, उनके साथ बीना शाही का भी तो कुछ प्रभाव है और भी दूसरे जो रहे हैं आपको सूरज भान सिंह, उनका भी तो कुछ प्रभाव है, उनके ये चंदन सिंह, सारे लोग हैं। इसीलिए पशुपति पारस का मतलब सिर्फ पशुपति पारस और सिर्फ हाजीपुर सीट नहीं है। हाँ, उनके साथियों को भी अगर आप इधर से उधर तोड़ लेते हैं या चिराग पासवान उन सबको दोबारा टिकट दे देते हैं तो ये बात देखने वाली होगी। संजीव कौशिक जी। जी संजीव कौशिक जी कट गए हैं हमारे साथ अचानक से। मैं डार्क आवर्स लिख रहे हैं, पढ़ता हूं कि बेगूसराय में भूमिहारों की संख्या 90,000 है और पिछले बार गिरिराज जी 4 लाख वोट से जीते थे। इस बार जीत का अंतर थोड़ा कम हो जाएगा लेकिन गिरिराज टिकट निकाल लेंगे क्योंकि सामने कोई कैंडिडेट अच्छा नहीं है। हो सकता है आपकी बात सही हो, हम खारिज नहीं करते, लेकिन 90,000 भी अगर कोई संख्या है तो 90 को आप 180 समझिए क्योंकि एक तरफ 90 पड़ता है तो दूसरी तरफ 90 जुड़ जाता है, इसलिए इसके अलावा उसका इम्पैक्ट भी होता है, ओवरऑल माहौल पर भी फर्क पड़ता है। तो कैलाश जी कह रहे हैं ये दोनों मौसम विभाग के छोटे बादल हैं, हवा के थपेड़ों से कभी इधर कभी उधर होते रहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मौसम विभाग
मौसम विज्ञानी रामविलास पासवान जी माने जाते थे। एक ही जी कहते हैं भारती जी, LR भारती जी वेल सेड, कि भारती जी के तारीफ कर रहे हैं। भारती जी ने क्या बोला, मैं एक बार फिर स्क्रीन पर लाता हूँ। गिरिराज सिंह पाकिस्तान का वीजा देते रहते हैं, जो भी विरोध करता है उसको पाकिस्तान भेजने का वीजा दे देते हैं। ये तो उसमें तो उस्ताद हैं, वो तुरंत में पाकिस्तान भेजने लगते हैं। और गिरिराज जी में खासियत यह है कि सामने वाले को पहचान जाते हैं कि वो पत्रकार भी है तो किसका है, किधर से बोल सकता है, वो भांप भी जाते हैं। ये सब नेताओं में खासियत होती है। लेकिन जो बिहार की सियासत को हम देख पा रहे हैं, एनडीए में टूट हो रही है, इसका देश भर में व्यापक असर होगा। और ये जो टूट है एनडीए की, ये एनडीए के मनोवैज्ञानिक असर भी डालेगा। दूसरी तरफ बिहार में ये सिर्फ एनडीए टूट नहीं रहा है, बल्कि वो महागठबंधन उसको अपने साथ जोड़ने के लिए इंडिया गठबंधन तैयार बैठा है, उसका राजनीतिक फायदा उठाने के लिए। तो एक तरह से निषाद वोट को, दलित वोट को, महादलित खास करके महादलित वोट को, और जो कुशवाहा वोट, जो कोयरी कुर्मी का वोट है उसमें से कुशवाहा वोट को, ये वोट अगर छिटकता है एनडीए से तो निश्चित रूप से एनडीए का तो भारी नुकसान होगा ही। और ये महागठबंधन में, इंडिया गठबंधन में आकर जुड़ता है तो इसको फायदा भी पहुंचाएगा। तो इस नजरिए से बिहार की सियासत को देखना जाना चाहिए। ये सच है कि छोटे छोटे पॉकेट्स जिनके पास हैं, वोट बैंक हैं, उनकी जातिगत वोट बैंक हैं, वो वोट बैंक अपने आप में कोई बड़ा नतीजा नहीं लेती हैं। लेकिन उनको अगर किसी के साथ समर्थन मिल जाता है तो न सिर्फ वो अपनी सीट निकाल लेते हैं, बल्कि जो दूसरी सीटें हैं उस पर जो उस जाति का प्रभाव होता है उसका वोट ट्रांसफर करने की क्षमता ये रखती है। यही कारण है कि तमाम तरह के झंझावातों के बावजूद, चाहे जितना दल बदल बोल दीजिए, मौसम वैज्ञानिक बोल दीजिए, कुछ भी कहिए, चिराग पासवान की भी अहमियत है, पहले रामविलास पासवान जी की भी अहमियत हुआ करती थी। इसी तरीके से उपेंद्र कुशवाहा भी अपनी जगह सियासत में स्थान रखते हैं। और नीतीश कुमार भी किसी न किसी तरीके से बहुत कम वोटों पर, जातिगत वोट की बात कर रहा हूँ, कोर वोट की बात कर रहा हूँ, अपने साथ रखते हुए नीतीश कुमार ऐसी सियासत करते रहे हैं कि सिर्फ 15-16 वोट बैंक पास होने के बावजूद ओवरऑल, कोयरी कुर्मी की तो जो वोट बैंक है वो कम है, लेकिन ओवरऑल वोट बैंक 15-16% रखने के बावजूद नीतीश कुमार बिहार की सियासत को नेतृत्व देते रहे हैं। चाहे बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, समर्थन वो लोग देने आते हैं, नीतीश कुमार तो खड़े रहते हैं, वो सरकार बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। ये उसी की का कारण है। ये जातिगत जो राजनीति है उसी की वजह से ये ऐसा होता है, उसके अपने प्रभाव होते हैं। इसी तरीके से एके जी लिख रहे हैं कि 30% वोटर जो किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता है और वोट डालने से दूर रहता है, वो अब की बार किसको वोट कर सकता है। ये बहुत सारे समीकरण पर निर्भर करता है कि चुनाव के समय कौन किस तरीके से पेश आ रहा है, एकजुट होकर आ रहा है कि नहीं। कई बार पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स होती है, उसमें भी वो पोलराइज होते हैं। इस तरीके से ये कहना मुश्किल होता है। हालांकि ये 30% नहीं है, ये संख्या इसकी कम होती है। जो फ्लोट करते हैं, स्विंग वोटर्स बोलते हैं, फ्लोटिंग वोटर्स बोलते हैं, वो उसी को प्रभावित करने के लिए परसेप्शन की सियासत होती है, और परसेप्शन की सियासत सारे दल इसीलिए करते हैं। तो आज की चर्चा को यहीं पर विराम देने का वक्त। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, प्रणाम इंडिया को सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इस तरीके से हमारी जो चर्चा है वो आगे भी गुणवत्तापूर्ण तरीके से जारी रहेगी। और हम इस बीच जाते जाते 1-2 कमेंट आए हैं वो ले लेता हूँ। केशव कुमार कह रहे हैं, प्रेम कुमार सर, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, और भी कुछ लिखना चाह रहे हैं। डी कुमार लिख रहे हैं, नीतीश कुमार क्या अब नैतिकता, वही प्रश्न दोहरा रहे हैं जो मैं ले चुका हूं। तो इस तरीके से आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।